हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी और आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। और वो रोल अकम्प्लिश हो पाया या नहीं हो पाया, और अगर नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, आज हम पढ़ेंगे ये। लेकिन आज हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम इसे पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। मैंने आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज हम दो क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके आंसर के थ्रू समझेंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं। आपको भी धीरे धीरे समझ आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, यानी इसको अगर दूसरी तरह समझे तो बेसिकली कुछ नहीं है। ये हमारा टॉपिक है रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, लेकिन इसी को आपके एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन बना के आपके सामने पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। इसी को मैं सिंपल तरीके से भी लिख सकती थी, रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, बट नहीं, यही एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो है व्हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ओके, सो हम इसका आंसर के थ्रू समझेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी में। तो पहला पॉइंट है मीटिंग एवर इंक्रीजिंग डिमांड। क्या होता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती क्या है, तो बेसिकली आज हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है जब हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन, अगर हमारा एग्रीकल्चर है तो जब हम उसे ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं और हम अपना ऑक्यूपेशन बनाते हैं कि हम अपनी कंट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे और इंडस्ट्रीज के थ्रू कैपिटल यूज करके गुड्स प्रोड्यूस कर कर उसको सेल करेंगे। तो हम एग्रीकल्चर से जब ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं और खुद गुड्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने लगते हैं, तो हम मूव करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे ना आपकी जो डिमांड है, आप लोगों की, जो कंट्री में लोग रहते हैं उनकी जो डिमांड है, जो पहले खाली बेसिक नेसेसिटीज़ जो फूड होता है आपका, उन चीज़ों में रह जाती थी जब एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन था। अब क्या होता है, धीरे धीरे आप लोगों का थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लगता है। गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, वो क्यों होते हैं, मार्केट में सेल होने के लिए होते हैं। तो उस वजह से डिमांड जो है वो अदर देन फूड आपकी और चीज़ों के लिए भी इंक्रीज होने लगती है। और वो इंक्रीजिंग डिमांड कौन मीट करता है, वो करती हैं इंडस्ट्रीज। तो जब इंडस्ट्रीज आएंगी, अलग अलग चीज़ों की कोई अलग इंडस्ट्री आएगी, वो गुड प्रोड्यूस करेगी, तो वो वही गुड प्रोड्यूस करेगी जो डिमांड में होगा। ऐसा कोई फायदा नहीं है कि जो गुड इस वक्त डिमांड में नहीं है वो कोई इंडस्ट्री प्रोड्यूस करे, तो वो इंडस्ट्री लॉसेज में होगी। और इंडस्ट्रीज का मोटिव ये होता है कि प्रॉफिट अर्निंग। तो इंडस्ट्री अगर प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो वो वही गुड प्रोड्यूस करेगी जो मार्केट में डिमांड में है। यानी आपकी एवर इंक्रीजिंग डिमांड मीट कौन करेगा, इंडस्ट्रीज करेंगी। तो ये इंडस्ट्रीज का एक रोल होता है। दूसरा रोल क्या होता है, रेजिंग पीपल्स इनकम। अब क्या होता है, इंडस्ट्रीज जब आती हैं इकोनॉमी में तो वो लोगों की इनकम बढ़ाने में मदद करती हैं। कैसे करती हैं, अगर आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर रहता तो आप वही फार्मिंग करते, क्रॉप्स ग्रो करते, वहीं तक रह जाते। अब जब इंडस्ट्रीज आई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हुई, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होने की वजह से एक लैंड पे एक फैक्ट्री बनी। तो उस फैक्ट्री को चलाने के लिए, उसमें जो मशीन्स है उसे चलाने के लिए लेबर चाहिए। जब लेबर चाहिए यानी एम्प्लॉयमेंट थोड़ा इंक्रीज हुआ। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होते ही इनकम इंक्रीज हुई। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है जब कोई इकोनॉमी इंडस्ट्रियली डेवलप्ड होती है तो उसमें लोगों की इनकम क्या होती है, और जब कोई इकोनॉमी इंडस्ट्रियली लेस डेवलप्ड होती है तो वहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ये हम समझेंगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में एक मेंशन था आपका, एक डेटा के थ्रू यहाँ पे देखेंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी, जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड इकोनॉमी होती थी, उसका पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज $26,000 था। इसका मतलब क्या है कि हर एक इंसान पर कैपिटा इनकम क्या हुआ, आपका जो टोटल इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जो आपको बताता है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना कमा रहा है। तो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड इकोनॉमी जो है, जो इकोनॉमी बेसिकली, इसका क्या मतलब है सेंटेंस का, कि जो इकोनॉमी डेवलप्ड है क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, तो उस वजह से, इंडस्ट्री की वजह से जो डेवलपमेंट हुई है इकोनॉमी में, इस वजह से वहाँ के एक इंसान की इनकम ऑन एन एवरेज $26,000 है। जबकि
सेम टाइम पीरियड में जो इकोनॉमी इंडस्ट्रियली लेस डेवलप्ड है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है या जहाँ का प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, वहाँ का पर कैपिटा इनकम आपका $400 ही है। कितना डिफरेंस है। यानी इंडस्ट्रीज आते ही इकोनॉमी डेवलप होती है और इंडस्ट्रीज की वजह से लोगों की इनकम इंक्रीज होती है। ये एक फैक्चुअल डेटा था समझाने के लिए कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन रेजिंग पीपल्स इनकम। सो ये था सेकेंड रोल। देन हम आते हैं अगले रोल पे, हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। इंडस्ट्रीज के सेटअप होते ही ग्रोथ का बहुत हाई पोटेंशियल हो जाता है। ये भी हमने इसी के थ्रू देखा कि जब कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है, नए गुड्स बनने लगते हैं, नई तरह की डिमांड क्रिएट होती है और उस डिमांड को केटर करती हैं इंडस्ट्रीज, और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। इस वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इन रेजिंग द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। ये था थर्ड रोल। देन की टू हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स। सो बेसिकली अब जब इंडस्ट्रीज आ गई, आपको एक इमेजिनेशन में रहना है, एक सिनेरियो इमेजिन करना है कि आपकी इकोनॉमी पहले सिर्फ एग्रीकल्चर में ही थी, फार्मर्स थे, मोस्टली सब फार्मर्स ही थे ऑक्यूपेशन में और यही सारा काम हो रहा था। बट अब क्या हुआ, इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, जो खाली लैंड पड़े थे, वेस्ट हो रहे थे, उनका यूटिलाइजेशन होने लगा, फैक्ट्री सेटअप हुई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। तो उस वजह से क्या हुआ, अब आपने गुड्स प्रोड्यूस करने शुरू किए, और जब आपने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं किसी इकोनॉमी में, आपने डोमेस्टिक डिमांड तो केटर कर दी, बट जब इतनी बड़ी मशीनरी है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, तो गुड्स तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में बन रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी क्वांटिटी जो बन रही है वो सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड ही केटर नहीं कर रही, वो इंटरनेशनल डिमांड भी केटर कर रही है। उस वजह से क्या हो रहा है, आपका हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, आपके एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने लगते हैं। जब एग्रीकल्चर था तो प्राइमरी एम यही था कि पहले सेल्फ सस्टेनेंस ले आए, अपने खाने के लिए बना लें जितना चाहिए, फिर हमारी पॉपुलेशन को जितना खाना चाहिए उतना बना लें, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है। पर इंडस्ट्रीज के आते ही क्या होता है, बड़ी मशीन, अच्छी टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम इंक्रीज, नए नए गुड्स का प्रोडक्शन, उस वजह से आपके गुड्स इतने प्रोड्यूस होते हैं कि सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड नहीं, इंटरनेशनल डिमांड भी केटर करते हैं, जिस वजह से आपका वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है, जो आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री में, वो भी इंक्रीज हो जाता है। देन लीड्स टू सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट। अब इसका क्या मतलब है, सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट से हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट कैसे होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। यहाँ पे देखते हैं, बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई यानी आपकी इकोनॉमी शिफ्ट हुई, ट्रांसफॉर्म हुई फ्रॉम प्राइमरी बीइंग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी टू इंडस्ट्रीज, आई मीन टू न्यू इनकॉर्पोरेटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेकिंग सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज। तो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो हमने देखा, लोगों की इनकम इंक्रीज हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों की इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हुई, हालांकि यहाँ पे हमने एक फैक्ट से देखा भी कि कैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, और ये माना जाता है कि इंडस्ट्रीज़ के सेटअप होने से जो इनकम है वो इंक्रीज होनी चाहिए। अब अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई पर आपने जो खरीदना था वो खरीद के भी इनकम इंक्रीज होने की वजह से आपके पास अब पैसा बचने लगा, तो आपने वो पैसा सेव करना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ, सेविंग इंक्रीज हुई। अब जो सेविंग इंक्रीज हुई, अगर आपको याद है, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, तो जब सेविंग आपकी इंक्रीज होती है, आप बैंक में जाके सेव करते हैं, क्योंकि आपको जितना अमाउंट है उस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है, उस अमाउंट को बढ़ाना होता है। अब आपने सेविंग किया तो वो सेविंग कहाँ यूज़ हुई, इन्वेस्टमेंट करने में यूज़ हुई। आपने बैंक में जाके कुछ पैसे सेव किए, अब बैंक ने वो किसी और सेक्टर को लोन दिए, जिस लोन से किसी इंडस्ट्री ने नई यूनिट सेटअप की, फैक्ट्री की, या नई मशीन खरीदी। तो बेसिकली लॉन्ग प्रोसेस है। इन शॉर्ट आप ये समझो कि हाई सेविंग होने की वजह से जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज हुआ। इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होते ही कैपिटल फॉर्मेशन होने लगी। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए, और कैपिटल फॉर्मेशन होने से सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट होने लगी, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हुई तो जितना आपको सेल्फ सस्टेन करने के लिए डेवलपमेंट चाहिए वो भी आपकी होने लगी। तो इंडस्ट्रीज का ये भी एक रोल है। देन प्रमोट्स रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस कैसे प्रमोट करता है इंडस्ट्रीज, क्योंकि
पहले जो एरिया बैकवर्ड थे या जिन एरिया में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर भी सारे ही रीजन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए भी आपको बहुत कंडीशंस चाहिए, फार्मिंग करने के लिए भी आपको बहुत कंडीशंस चाहिए। क्यों फार्मिंग सेक्टर इसीलिए ग्रो किया या एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हुई पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, और क्यों बाकी के एरियाज उतने ज़्यादा ग्रो नहीं हुए? क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो अगर फुलफिल होंगी तो ही एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ होगी। तो कहीं एरिया उस वजह से रह गए थे बैकवर्ड। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से जो एरिया बैकवर्ड थे वहाँ पे बड़ी बड़ी जो लैंड खाली थे, बैरन लैंड थे, जिन लैंड का कोई यूज़ नहीं हो रहा था, उन लैंड्स पे फैक्ट्री सेटअप हुई, उन लैंड्स पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। तो अगर हम बिहार कहें या हम एमपी कहें, इन जगहों पे अलग अलग फैक्ट्रीज या अलग अलग यूनिट सेटअप हुई, जिस वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। और वहाँ पे फिर जो ये रीजनल इम्बैलेंस हुआ था एग्रीकल्चर की वजह से, वो कम हुआ और धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी रीजनल बैलेंस की तरफ मूव हुई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजनल बैलेंस भी प्रमोट करता है। देन प्रमोट्स या प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली अगर हम माने ऐसा होना चाहिए, अब कितना होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचने की कोशिश करें, फिर से अपनी इमेजिनेशन में चलें, तो अगर कोई इंडस्ट्री, एक खाली लैंड पड़ा हुआ है जहाँ कोई यूज़ नहीं हो रहा था, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, तो जिन लोगों का वो लैंड भी था वो लोग बिल्कुल कुछ कमा नहीं रहे थे। अब वहाँ पे सडनली एक दिन एक इंडस्ट्री सेटअप हुई या इंडस्ट्री सेटअप होने वाली है, तो जिनका वो लैंड था जो रेंट पे लिया इंडस्ट्री ने या खरीदा, उन लोगों को भी पैसा मिला। उसके बाद जब इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप हुई, कोई फैक्ट्री सेटअप हुई वहाँ पे, तो वो फैक्ट्री जो भी गुड बनाने वाली है, अब उसको बनाने के लिए वहाँ पे मशीन्स लगी, मशीन्स चलाने के लिए लोग चाहिए, तो लेबर आई। अब अगर गुड बन गया है, उस गुड को मार्केट तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और अगर इंडस्ट्री को कोई मशीन खरीदनी है उसके लिए लोन चाहिए, तो बैंकिंग सर्विस चाहिए। सो बेसिकली अगर आप इसको सर्विस सेक्टर से लिंक करो, तो इंडस्ट्री सेटअप होने की वजह से क्या हुआ कि सर्विसेज इंक्रीज हुई। तो सर्विसेज में क्या आ गया? बैंकिंग सर्विस इंक्रीज हुई, इंश्योरेंस सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, उसके बाद होटल सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखो आपकी लेबर आपने हायर की है जो काम कर रही है वहाँ पे, और एक लैंड है जिसके आसपास कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे वहाँ पे छोटे छोटे खाने के रेस्टोरेंट भी सेटअप होने लगेंगे, क्योंकि जहाँ रोज़ की रोज़ लोग आ रहे हैं, तो किसी को लंच चाहिए, किसी को डिनर चाहिए, या कोई भी खाने की धीरे धीरे छोटी छोटी दुकानें ही सही कुछ सेटअप होने लगेगा। तो अगर आप इसको कनेक्ट करें इंडस्ट्रियलाइजेशन को या इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपने सर्विस सेक्टर के साथ, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रीज बेसिकली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये एक रोल है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। देन मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन में क्या है? मॉडर्नाइजेशन जनरल टर्म्स पे तो हुई क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुई। जब इंडस्ट्री सेटअप हो रही है या इंडस्ट्रियल सेक्टर आ रहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होती जा रही है धीरे धीरे, तो मॉडर्नाइजेशन हुई, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, साइंटिफिक मेथड्स आ रहे हैं, जो बाहर जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके जो जो वो अप्लाई कर रहे हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें हम भी अडॉप्ट करने लगे। और एग्रीकल्चर में भी मॉडर्नाइजेशन आई। कैसे आई? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू मशीन्स आई। कई बार क्या होता है, जैसे पहले आप सिर्फ एक प्लो से एक फार्मर बहुत मजदूरी कर करके फार्मिंग कर रहा था, अब एक न्यू मशीन सेटअप करके दी गई इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, जिससे उसका काम थोड़ा आसान हुआ। तो नए टूल्स दिए गए, नई चीज़ें दी गई, मशीनरी दी गई। तो मॉडर्नाइजेशन एक जनरल लेवल पे भी आई और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आई। तो ये रोल है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। सो बेसिकली अब आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ के ये समझ आ गया होगा कि क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन होना इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि एक इंडियन इकोनॉमी जो हमारी है, कोई भी इकोनॉमी है, वो ग्रो करे, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये है रोल, कि क्या रोल होना चाहिए इंडस्ट्री का, या क्यों आपकी इंडस्ट्रीज बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब क्या ये अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं, या जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के, मतलब हमने ये तो पढ़ लिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों ज़रूरी है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, पर यह है कि क्यों ज़रूरी है, पर क्या वो अपना रोल अच्छे से प्ले कर रही है, या उसमें भी वो कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रही है जिस वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रही। क्योंकि अगर आप ये पॉइंट्स पढ़ें तो आपको लगेगा कि आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई मीन विच वुड बी अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, कि
आपने अगर इतने पॉइंट्स बता दिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और वो इतनी इंपॉर्टेंट थी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो ये जब उस एरा में हुई थी इंडिपेंडेंस के बाद, तो फिर अब तब से अब तक भी हमारी इकोनॉमी उस लेवल पे ग्रो क्यों नहीं की? आई मीन अगर इतने अच्छे पॉइंट्स थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी, तो आज तो हमारी इकोनॉमी कहीं की कहीं होनी चाहिए थी, बट उस पोटेंशियल की ग्रोथ क्यों नहीं हुई जो होनी चाहिए थी? डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होनी चाहिए थी यहाँ पे इन पॉइंट्स की वजह से वैसी ग्रोथ नहीं हुई। तो क्या प्रॉब्लम्स रही हम ये देखेंगे अब यहाँ पे, और इसको भी हम क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ेंगे। आप यहाँ से समझे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, या फिर व्हाई इज इट नॉट डेवलपिंग अकॉर्डिंग टू इट्स डाइवर्सली एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स। तो अब देखो, घुमाने के लिए एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो आपको क्लियरली बोल सकता है कि क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है आपका, या क्यों आपकी जो इकोनॉमी है वो उस तरह ग्रो नहीं कर रही जिस तरह के इंडस्ट्रियल सेक्टर के डाइवर्सली एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स थे। क्योंकि आपने देखा ना, डाइवर्स रोल थे, हर सेक्टर में रोल था, एम्प्लॉयमेंट से लेके रीजनल बैलेंस, और इतने अच्छे अच्छे रोल थे, इतना एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव्स के चलते भी जो ग्रोथ है आपकी वो उस तरह क्यों नहीं हुई, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स। इसको भी आप आंसर एज इट इज लिख सकते हैं पॉइंट्स में, और आंसर फॉर्मेट में ही हम बेसिकली प्रॉब्लम समझ लेंगे कि क्या हो रही थी। तो पहला पॉइंट है सेक्टोरल इम्बैलेंस। सेक्टोरल इम्बैलेंस क्या है? अब इंडस्ट्रियल सेक्टर है आपका, सो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ना थोड़ा इम्बैलेंस चल रहा था, इनपुट आउटपुट का इम्बैलेंस, कि जो इनपुट आपको चाहिए थे उस तरह के इनपुट आपको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे। अगर आपको कोई किसी तरह का भी एग्रीकल्चर से सपोर्ट चाहिए, या किसी भी तरह का आपको सर्विस सेक्टर से सपोर्ट चाहिए, आपको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उस तरह के इनपुट्स या रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे थे जो कि आपको डिज़ायर्ड आउटपुट दे। तो ये आपका सेक्टोरल इम्बैलेंस हो रहा था। देन आपका रीजनल इम्बैलेंस, इंडस्ट्रीज़ के रोल में उन्होंने बोला था कि उनको रीजनल बैलेंस प्रमोट करना है, ओके, लेकिन वो हो नहीं पाया और रीजनल इम्बैलेंस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पहले तो रीजनल बैलेंस प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्टेट्स में गए, इंडस्ट्री सेटअप की, पर एंड में क्या हुआ, जब हमने देखा कुछ टाइम बाद कि जो आपकी इंडस्ट्रीज़ थी ना, वो बेसिकली आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में मोर देन 75% ऑफ ऑल फैक्ट्रीज, बेसिकली जितनी फैक्ट्री सेटअप की गई इंडिया में, उनमें से मतलब 3/4 से ज़्यादा, यानी 75% से ज़्यादा फैक्ट्रीज सिर्फ इन स्टेट्स में थी। यानी बाकी स्टेट्स में कितनी? रेस्ट ऑफ द 25%। तो मेजर जो आपकी मोर देन 75% इंडस्ट्रीज थी, या जो फैक्ट्रीज थी, वो सिर्फ इन स्टेट्स में रही, और इन 75% से ज़्यादा फैक्ट्रीज ने मोर देन 60% वैल्यू ऐड की। वैल्यू ऐड मतलब आप कुछ न्यू आउटपुट बना के इकोनॉमी में जो वैल्यू ऐड करते हैं। तो इन फैक्ट्रीज, एक तो मेजर जो आपकी फैक्ट्रीज थी वो कुछ लिमिटेड स्टेट्स में रह गई, और उसने मोर देन 60% वैल्यू ऐड की। तो जो बाकी के रीजन्स हैं, जो बाकी की स्टेट्स हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई। तो एम तो ये था कि हम लोग रीजनल बैलेंस प्रमोट करेंगे, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं पहुँच पाया वहाँ पे इंडस्ट्रीज पहुँचा के इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत कंडीशंस होती हैं, एग्रीकल्चर ग्रो करने, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करे किसी स्टेट में, उसके लिए बहुत रिक्वायरमेंट होती हैं, चाहे वो वाटर फैसिलिटीज़ हो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, बहुत सारी तरीके होते हैं। ऐसे ही एंड में हमें पता चला कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कुछ कंडीशंस थी जो सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में फुलफिल हुई, इस वजह से रीजनल इम्बैलेंस यहाँ पे भी हमें देखने को मिला। ये भी एक तरह की प्रॉब्लम थी। फिर इंडस्ट्रियल सिकनेस हुई। इंडस्ट्रियल सिकनेस का क्या मतलब होता है कि किसी भी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में आपकी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जिनको जो लॉस हुए वो उनकी जो वर्थ है उससे भी ज़्यादा थे। सो बेसिकली किसी इंडस्ट्री की वर्थ है कि वो इंडस्ट्री ओवरऑल उसकी नेटवर्थ है कि वो 8 करोड़ की है, लेकिन उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो लॉसेस थे वो मोर देन 1 करोड़ थे।
तो जब वो मोर देन 1 करोड़ थे, उसको कैश लॉसेस हुए, फाइनेंशियल लॉसेस हुए, उस वजह से वो इंडस्ट्री प्रॉफिट तो छोड़ो, अपनी वर्थ से भी ज़्यादा के नुकसान सह रही है। और ऐसी जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो हमें लगा था कि ग्रोथ होगी, क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे थे, उसके रोल बहुत अच्छे थे। लेकिन टाइम के साथ साथ हमें पता चला कि इंडस्ट्रियल सिकनेस ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यानी जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनमें लॉसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं, अपनी वर्थ से भी ज़्यादा के लॉसेस वो सह रहे हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल सिकनेस होने लगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल सिकनेस होगी, जब वो कोई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, उनके पास आगे इन्वेस्ट करने को नहीं बचेगा, तो इंडस्ट्रीज चलेंगी कैसे और वो किसी और को फर्दर ग्रोथ कैसे देंगी। तो यही प्रॉब्लम हम यहाँ पे देख रहे थे, इसी वजह से इकोनॉमी उस पेस पे नहीं ग्रो हुई जैसे वो होनी चाहिए थी। देन ग्रोथ ऑफ बिग इंडस्ट्रीज। तो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस क्या थे? अब यहाँ पे भी एक इनइक्वालिटी या इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा कि जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस थे कुछ लिमिटेड, जिनकी वर्थ ज़्यादा है, वो तो ग्रो कर गए, लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं आपकी, जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज है, वो क्या हुई, वो ग्रो नहीं कर पाई। और मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज में थी, क्योंकि लोग बैकवर्ड थे, तो लोग स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज में थे, वो ग्रो उस पेस पे नहीं कर पाई, सिर्फ कुछ लिमिटेड बिग जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं आपके वो ग्रो करे। तो आप देख रहे हैं एक इम्बैलेंस हो गया कि आपके जो बिग है वो तो और ग्रो करते जा रहे हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो और कम ग्रोथ होती जा रही है। तो ये एक इम्बैलेंस यहाँ पे भी हमें देखने को मिला, क्योंकि आपको क्या इकोनॉमी ग्रो करने के लिए ना एक बैलेंस ग्रोथ चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस ग्रो कर रहे हैं, इवन जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी ग्रो करना पड़ेगा, जिससे आपकी इकोनॉमी ग्रो हो। तो ये यहाँ पे नहीं हो रहा था। देन हायर कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब क्या होने लगा कि क्योंकि आपको इनपुट उस तरह नहीं मिल रहे थे जिस तरह डिजायर्ड थे, या आपकी कॉस्ट ऑफ इनपुट ना बहुत ज़्यादा थी, उस वजह से जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है वो बढ़ गई। क्योंकि इंडस्ट्रीज का क्या है, एम है प्रॉफिट। तो अब इंडस्ट्री अगर प्रॉफिट अर्न करेगी, कैसे करेगी? जब कॉस्ट कम होगी और बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो अगर कॉस्ट कम होगी और बेनिफिट ज़्यादा होगा तो ही प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या होने लगा कि कॉस्ट ज़्यादा होने लगी, तो ऑब्वियसली अगर कॉस्ट ज़्यादा दे रहा है कोई इंडस्ट्री अपना गुड प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो उसका प्राइस भी बढ़ा के रखेगा। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे ना, वो इतने नहीं खरीदे लोगों ने, या उनकी ग्रोथ इतनी नहीं हुई, क्योंकि उनके प्राइस बहुत होते थे। और वो प्राइस इसलिए होते थे क्योंकि इंडस्ट्रीज को कॉस्ट बहुत पड़ती थी इनपुट्स की। देन इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो हमारा एम तो था कि सर्विस सेक्टर से इंडस्ट्री को लिंक करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पर इन रियलिटी ऐसा नहीं देखने को मिला। और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो उस लेवल पे नहीं हुई जिस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट पे भी कट करते थे। कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में, जिससे कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ना रखने पड़े, तो वो एम्प्लॉयमेंट भी कम लोगों की करते थे। तो एम्प्लॉयमेंट पे भी प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, जिस वजह से ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी जब आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जब लोग एम्प्लॉयड होंगे तो इंडस्ट्री ग्रो होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा, लोग और खरीदेंगे, पूरा सर्कल है ये। लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, लोगों के पास काम ही नहीं है, तो लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोगों के पास सेविंग भी नहीं है, और मार्केट में नई चीज़ें खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो वो जितना पैसा है उससे बेसिक चीज़ें ही खरीदेंगे। तो आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की वैसे भी उतनी सेल नहीं रहेगी, और आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, तो आपकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी। तो ये एक पॉइंट था। देन इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, इंडस्ट्री सेक्टर इसलिए भी नहीं ग्रो कर पाया हमारा, क्योंकि उसकी ना गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी। अब जब आप हर बात के लिए, हर छोटी बात के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़े, या जाके गवर्नमेंट से आपको कुछ पेपर साइन करा के, या गवर्नमेंट से आपको सब बताना पड़े, फिर गवर्नमेंट परमिशन देगी तो आप कुछ काम करेंगे, ऐसे में क्या होता है, आप जिस तरह ग्रो करना चाह रहे हैं आप उस तरह ग्रो नहीं करते, और आपकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड रह जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी उस स्पेस पे नहीं ग्रो करती। आप इंडस्ट्री क्यों डिपेंडेंट थी गवर्नमेंट पे? टैक्स या ड्यूटी रिडक्शन के लिए। टैक्स या ड्यूटी रिडक्शन के लिए इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होती थी, या फिर टू मेक इम्पोर्ट ईजियर। इम्पोर्ट क्या होता था कि इम्पोर्ट क्या, इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करना पड़ता था। हमारी इकोनॉमी लेस डेवलपिंग इकोनॉमी थी, हमारी इकोनॉमी ऑब्वियसली डेवलपिंग इकोनॉमी है अभी, उस टाइम इतनी डेवलप नहीं थी, तब भी डेवलपिंग थी, बट जो कंपैरिजन है वो उतना भी नहीं था उस टाइम। तो अब क्या करेंगे कि उस टाइम ना अगर हमको ग्रोथ करनी है, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाना है, तो हमारी खुद की कंट्री में अगर हम इनपुट बनाने जाएं तो हमें कॉस्ट बहुत पड़ती थी और इनपुट अवेलेबिलिटी कम थी। तो जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्ट करना पड़ता था।
रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, उसके बाद उसको यूज़ करके फिनिश गुड इंडिया में बनाया और इंडिया में आगे सेल कर दिया। लेकिन रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट ईजी बनाने पड़ते थे, क्योंकि उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड इतना पॉपुलर नहीं था और इंपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो यही यहाँ पे हो रहा था कि इंडस्ट्रीज़ को अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, जो रॉ मटेरियल उन्हें हमारी खुद की कंट्री में नहीं मिल पा रहा, अगर वो उन्हें इंपोर्ट करना है तो उन्हें गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, तो भी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन होती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो फेस करने पड़ते थे, तो गवर्नमेंट पे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी इंडस्ट्रीज़ की। देन टू अलाउ कैपेसिटी एक्सपेंशन, अगर इंडस्ट्री को कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करनी थी तो भी उन्हें गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। इस वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्री की डिपेंडेंस गवर्नमेंट पे बहुत बढ़ गई और गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो है हमारी वो अपने तरीके से नहीं ग्रो कर पाई जिस तरह उसको करना चाहिए था। अगर उन्हें हर बात के लिए गवर्नमेंट के पास ना जाना होता तो वो जैसे खुद चाहते हैं अपने कंडीशंस के हिसाब से वो वैसे ग्रो करते हैं, डेफिनेटली ज़्यादा ग्रो ही करते, जो कि इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करता। बट क्योंकि वो नहीं हुआ, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ इंडस्ट्री में हुई, तो रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ आपकी इकोनॉमी में हुई। देन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर क्या है, जो भी इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय गवर्नमेंट होती है वो आपकी पब्लिक सेक्टर में आती हैं। तो जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज थी ना, या जो गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रीज थी, उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं रही, उनकी पुअर परफॉर्मेंस रही, चाहे वो इंटरनल करप्शन हो, चाहे लैक ऑफ इंसेंटिव हो, मोटिवेशन हो टू वर्क, या फिर उस तरह काम, बेसिकली वहाँ पे उस तरह काम नहीं हो रहा था जिस तरह होना चाहिए, तो आउटपुट जनरेशन कम थी, उनका रोल अच्छा नहीं था, आउटपुट कम आ रहा था, तो उस इंडस्ट्री की पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ उतनी नहीं हो पाई, जिस वजह से इकोनॉमी उस लेवल से नहीं ग्रो करी। देन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी है, जो आप जितना ग्रोथ कर सकते हैं एक इंडस्ट्री में, उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था। अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो आप सिर्फ बेसिकली अपना 40% से लेके 80% ही प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि अंडर यूटिलाइजेशन कितनी थी, 20% to 60%। इसका मतलब अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो आप 40 to 80 के बीच में ही कहीं प्रोड्यूस कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, तो बेसिकली अंडर यूटिलाइजेशन थी कैपेसिटी की। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं कि हर एक प्रॉब्लम की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे ग्रो करना चाहिए था वैसे नहीं करा, और क्योंकि इंडस्ट्रीज उस तरह ग्रो नहीं करी तो आपका जो ये सर्कल है, जो वेब है, कि इंडस्ट्री ग्रो नहीं करी तो उस लेवल की एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई, लोगों को इनकम नहीं मिली, लोगों ने आगे स्पेंड नहीं करी, लोगों ने स्पेंड नहीं करी तो सेव नहीं करा, फिर कंजम्पशन नहीं हुई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की उतनी, और ये पूरे वेब की वजह से जो आपकी इकोनॉमी है वो जिस तरह ग्रो होनी चाहिए थी उस तरह ग्रो नहीं हुई। तो ये आपका बेसिकली क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन था व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड व्हाई इज इट नॉट डेवलपिंग अकॉर्डिंग टू द वे it is ambitious. I mean, it is making ambitious objectives. So why it is not growing the way it makes its objectives? तो ये क्वेश्चन के आंसर हमें पता चल गया कि इन वजह से, इन रीजंस की वजह से उसके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हो पाए, और क्योंकि इंडस्ट्री के ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुए तो इकोनॉमी की ग्रोथ उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। तो आज हमने पढ़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड प्रॉब्लम्स फेस बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। पसंद आया हो तो आपको याद है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।